रेडजी में आपका फिर स्वागत है, आपका पर्सनल एआई ट्यूटर, जहां हम कॉन्सेप्ट्स को रटने के बजाय समझकर रिवाइज करते हैं। मैं गौरव हूं, काम कॉन्सेप्ट एंकर, और मेरे साथ है स्वाति। आज हम क्लास 12 फाइन आर्ट यानी सीबीएसई क्लास 12 के चैप्टर द मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन को समझेंगे। नोटबुक हो तो साथ रख लो, लेकिन तुम बस आराम से सुनकर भी रिवाइज कर सकते हो। आज का फोकस सिर्फ समरी सुनना नहीं है। हम पूछेंगे कि मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स को विजुअल आर्ट और लिटरेचर के बीच ब्रिज क्यों कहा जाता है। मिनिएचर पेंटिंग्स वॉल पेंटिंग्स से कैसे अलग है। कोलोफोन पेज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और जैन तथा पाला ट्रेडिशंस में क्या डिफरेंस दिखाई देता है। बीच में तुम भी अपने आंसर सोचोगे। चैप्टर को समझने का हमारा मैप सिंपल है। पहले फाउंडेशन और चित्रसूत्र, फिर मैन्युस्क्रिप्ट की स्ट्रक्चर, उसके बाद हिस्ट्री और पेट्रनेज, फिर वेस्टर्न इंडियन, जैन, इंडिजिनस सल्तनत और पाला स्टाइल्स। अंत में एग्जाम आंसर फ्रेम्स और एक्टिव रिकॉल होगा, इसलिए डिटेल्स को आइसोलेटेड फैक्ट्स की तरह नहीं, एक कनेक्टेड ट्रेडिशन की तरह देखना। एक क्विक हुक से शुरू करते हैं। अगर किसी पोएटिक वर्ड्स को केवल पढ़ने के बजाय उसके साथ एक केयरफुली मेड इमेज भी दिखाई जाए तो टेक्स्ट की कहानी और भावना दोनों सामने आ जाती है। यही मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन का बेसिक आइडिया है। अब सोचो, ऐसी पेंटिंग सिर्फ डेकोरेशन होगी या नॉलेज का माध्यम भी। सही आंसर है, ये नॉलेज और स्टोरी टेलिंग दोनों का माध्यम है। मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स पोएटिक वर्सेस का पिक्टोरियल ट्रांसलेशन करती है, यानी लिखे हुए नैरेटिव को विजुअल फॉर्म मिलता है। एपिक्स, कैनोनिकल टेक्स्ट्स, लिटरेरी टेक्स्ट्स, बार्डिक टेक्स्ट्स और म्यूजिक टेक्स्ट से जुड़ी सामग्री को इमेजेस के द्वारा समझने योग्य बनाया गया। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन है। हर स्मॉल पेंटिंग को ऑटोमेटिकली मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन मत कह देना। मिनिएचर पेंटिंग साइज और क्लोज व्यूइंग से जुड़ा जेनेरिक डिस्क्रिप्शन है, जबकि मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन का संबंध टेक्स्ट और इमेज के साथ है। दोनों आइडियाज कई बार साथ मिलते हैं, लेकिन उनका मीनिंग बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। मेडिवल पीरियड की पेंटिंग्स को मिनिएचर कहा गया क्योंकि उनका साइज रिलेटिवली छोटा था और उनमें इंट्रिकेट डिटेल्स होती थीं। ये पेंटिंग्स हाथ में रखकर क्लोज डिस्टेंस से देखी जाती थीं। दूसरी तरफ पैथरॉन की मैंशन वॉल्स पर म्यूरल पेंटिंग्स बनाई जाती थीं, इसलिए मिनिएचर पेंटिंग्स वॉल्स पर लगाने के लिए इंटेंडेड नहीं थी। एक सेकंड पॉज करके सोचो। अगर मिनिएचर को हाथ में पकड़कर देखा जाता था तो आर्टिस्ट छोटे साइज में डिटेल क्यों रख सकता था? क्योंकि व्यूअर उसे क्लोज डिस्टेंस से देखता था। यही इंटीमेट व्यूइंग एक्सपीरियंस मिनिएचर पेंटिंग की पहचान समझने में मदद करता है। अब फाउंडेशन टेक्स्ट की ओर आते हैं। विष्णु धर्मोत्तरा पुराण, इसके थर्ड खांड में चित्रसूत्र नाम का चैप्टर है। इसे इंडियन आर्ट इन जनरल और पेंटिंग स्पेसिफिकली के लिए एक सोर्स बुक माना जाता है। इसमें इमेज मेकिंग टेक्निक्स, टूल्स, मटेरियल, सरफेस, परसेप्शन, पर्सपेक्टिव और ह्यूमन फिगर्स की 3 डायमेंशनैलिटी पर चर्चा है। तो चित्रसूत्र को केवल किसी एक स्कूल की इंस्ट्रक्शन बुक समझना ठीक नहीं होगा। ये पेंटिंग के ब्रॉडर प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करता है। इसी वजह से इसका इन्फ्लुएंस लंबे समय तक रहा। आर्टिस्ट ने इन कैनन्स को पढ़ा, समझा और फॉलो किया, और ये भारत की अलग अलग पेंटिंग स्टाइल्स तथा स्कूल्स का आधार बने। चित्रसूत्र से जुड़ा एक टर्म है प्रतिमा लक्षणा। इसका अर्थ इमेज मेकिंग के कैनन्स या प्रिंसिपल्स से है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह लिखना यूजफुल है कि प्रतिमा लक्षण आर्टिस्ट को इमेज बनाने के नियम और समझ प्रदान करता था, और ये नॉलेज पेंटिंग प्रैक्टिस में कई सेंचुरीज तक रेलेवेंट रही। अब 6 लिम्स को याद करने की कोशिश करो। पहला रूप भेदा, दूसरा प्रमाणा, तीसरा भावा, चौथा लावण्य योजना, पांचवा सदृश्य और छठा वर्णिक भंगा। तुरंत आंसर मत देखो, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है और इनमें से भाव एक्सप्रेशन से जुड़ा है। रूप भेदा लुक्स और अपीयरेंस को रेफर करता है। प्रमाणा मेजरमेंट्स, प्रोपोर्शन और स्ट्रक्चर से संबंधित है। लावण्य योजना एस्थेटिक कॉम्पोजिशन है। सदृश्य रिजेम्बलेंस को बताता है, और वर्णिक भंगा ब्रश तथा कलर्स के यूज से संबंधित है। इन्हें डेफिनेशन प्लस मीनिंग के साथ लिखना। मैं यहाँ एक छोटा क्लैरिफिकेशन जोड़ूंगी। इन टर्म्स को केवल वोकैबुलरी लिस्ट की तरह याद करने से कंफ्यूजन हो सकता है। इन्हें पेंटिंग बनाने की अलग अलग जरूरतों की तरह देखो। अपीयरेंस चाहिए तो रूप भेद, प्रपोर्शन चाहिए तो प्रमाणा, एक्सप्रेशन चाहिए तो भावा।
कॉम्पोजिशन चाहिए तो लावण्य योजना। अब रिलेशन ज्यादा क्लियर है। सदृश्य का फोकस रिजेम्बलेंस है, यानी डिपिक्टेड फॉर्म और उसके रेफरेंस के बीच समानता। वर्णिका भंगा में ब्रश और कलर्स के प्रयोग की बात आती है। चित्रसूत्र इन एस्पेक्ट्स को एग्जाम्पल्स और सबसेक्शंस के साथ विस्तार से डिस्कस करता है। इसलिए आंसर में केवल नेम्स नहीं, कम से कम उनकी मीनिंग्स भी देने चाहिए। एक क्विक रिकॉल, अगर क्वेश्चन पूछे कि चित्रसूत्र में पेंटिंग के कौन से लिम्स बताए गए हैं, तो क्या तुम 6 टर्म्स लिख पाओगे? रूप भेड़ा, प्रमाणा, भाव, लावण्य योजना, सदृश्य और वर्णिका भंगा। स्पेलिंग और मीनिंग दोनों पर ध्यान देना, क्योंकि यही आंसर को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। अब मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन की फिजिकल और टेक्सचुअल स्ट्रक्चर समझते हैं। ये पेंटिंग्स थीमेटिक सेट्स में बनाई जाती थीं। हर सेट में कई लूज पेंटिंग्स या फोलियोज होते थे। हर फोलियो किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट या नैरेटिव से कॉरस्पॉन्डिंग होता था। इस तरह इंडिविजुअल इमेज एक बड़े लिटरेरी सीक्वेंस का हिस्सा बनती थी। टेक्स्ट कहाँ लिखा जाता था? कई बार पेंटिंग के अपर पोर्शन में एक क्लियरली डिमार्केटेड बॉक्स लाइक स्पेस में वर्सेस हैंड रिटन होते थे। कभी टेक्स्ट सामने नहीं, बल्कि आर्ट वर्क के रिवर्स साइड पर मिलता था। इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन को इमेज और रिटन टेक्स्ट का केयरफुली प्लान्ड कॉम्बिनेशन कहना बिल्कुल उचित है। ऐसे थीमेटिक सेट्स रामायण, भागवत पुराण, महाभारत, गीता गोविंद और रागमाला जैसे सब्जेक्ट्स पर बनाए जाते थे। हर इमेज को अकेले देखने के बजाय पूरे सेट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट के साथ देखना चाहिए। इससे पेंटिंग का नैरेटिव पर्पस सामने आता है। अब इमेजिन करो कि एक पेट्रन के पास ऐसे कई फोलियोज हैं। उन्हें खुली लूज शीट्स की तरह छोड़ना प्रैक्टिकल नहीं था। इसलिए पूरा सेट क्लॉथ में रैप करके बंडल बनाया जाता था और किंग या पेट्रन की लाइब्रेरी में स्टोर किया जाता था। ये डिटेल मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशन की ऑर्गेनाइज नेचर दिखाती है। सेट का सबसे इंपॉर्टेंट फोलियो पेज कॉलोफॉन पेज होता था। इसमें पैटर्न का नाम, आर्टिस्ट या स्क्राइब का नाम, कमीशन या कंप्लीशन की डेट, प्लेस और दूसरे डिटेल्स मिल सकते थे। स्कॉल्स के लिए कॉलोफॉन एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की तरह काम करता है। ये केवल डेकोरेटिव पेज नहीं था। एक एग्जाम ट्रैप सुनो। कोलोफन को पेंटिंग की टेक्निक समझना गलत है। कोलोफन पेज का मुख्य महत्व इंफॉर्मेशन में है, जैसे आर्टिस्ट, पेट्रन, प्लेस और टाइम। अगर क्वेश्चन हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस पर हो, तो कोलोफन को एविडेंस और एट्रीब्यूशन से कनेक्ट करना। यही पॉइंट मिस मत करना। लेकिन कोलोफॉन पेजेस हमेशा सुरक्षित नहीं रहे। टाइम के इफेक्ट्स के कारण वे कई बार मिसिंग हो गए। तब स्कॉलर्स को मिसिंग डिटेल, स्टाइल और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर एट्रीब्यूट करनी पड़ती हैं। इसका अर्थ यह है कि पेंटिंग का हिस्टोरिकल आइडेंटिफिकेशन हमेशा कंप्लीटली सर्टन नहीं होता। पेंटिंग्स फ्रेजाइल भी थीं। मिशैंडलिंग, फायर, ह्यूमिडिटी और दूसरे डिजास्टर से डैमेज हो सकता था। इसलिए आज जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमारे पास है, वह कंप्लीट पिक्चर नहीं देता। कई बार आर्टवर्क बच जाता है, लेकिन उसका कॉलोफॉन या ओरिजिनल सेट का कॉन्टेक्स्ट खो जाता है। इन पेंटिंग्स की पोर्टेबिलिटी ने इनके मूवमेंट को भी बढ़ाया। वे प्रिंसेसेस को डाउरी में दी जाती थीं, किंग्स और कोर्टियर्स के बीच गिफ्ट्स की तरह एक्सचेंज होती थीं और डिस्टेंट प्लेसेस तक ट्रेड भी की जाती थीं। पिलग्रिम्स, मॉन्क्स, एडवेंचरर्स, ट्रेडर्स और प्रोफेशनल नैरेटर्स के साथ भी पेंटिंग्स रिमोट रीजन्स तक पहुंची। इस मूवमेंट का इंटरेस्टिंग रिजल्ट था कि एक रीजन की पेंटिंग दूसरे रीजन में मिल सकती थी। सोर्स में मेवाड़ पेंटिंग के बूंदी किंग के पास और इसके उलट मिलने का एग्जाम्पल दिया गया है। इसलिए केवल वर्तमान लोकेशन देखकर आर्टवर्क का ओरिजिनल प्लेस डिसाइड करना रिस्की हो सकता है। पेंटिंग हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करना फिनोमिनल टास्क माना गया है। डेटेड सेट्स कम हैं और अनडेटेड सेट्स अधिक। क्रोनोलॉजी बनाते समय बीच में खाली पीरियड्स मिलते हैं। स्कॉलर्स इन गैप्स में पेंटिंग एक्टिविटी के बारे में केवल स्पेक्युलेट कर सकते हैं। इसलिए आर्ट हिस्ट्री में एविडेंस और केयरफुल इंटरप्रिटेशन दोनों जरूरी हैं। लूज फोलियोज भी ओरिजिनल सेट से अलग होकर म्यूजियम्स और प्राइवेट कलेक्शंस में डिस्पर्स हो गए। कभी कोई फोलियो फिर सामने आता है और एग्जिस्टिंग टाइमलाइन को चैलेंज करता है। तब स्कॉलर्स क्रोनोलॉजी को मॉडिफाई या रीडिफाइन कर सकते हैं। अनडेटेड पेंटिंग्स को स्टाइल और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर हाइपोथेटिकल टाइम फ्रेम दिया जाता है।
अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग केवल इमेज नहीं बल्कि टेक्स्ट, फोलियो, सेट, पैटर्नेज और हिस्टोरिकल एविडेंस का कंबाइंड रिकॉर्ड है। अगर तुम इस चेन को आंसर में दिखा दो तो रिस्पॉन्स ज्यादा एनालिटिकल लगेगा और आइसोलेटेड फैक्ट्स की लिस्ट जैसा नहीं लगेगा। अब एक्टिव रिकॉल चेक। कोलोफोन मिसिंग हो, फोलियोज डिस्पर्स्ड हो और डेट्स अवेलेबल ना हो तो स्कॉलर्स क्या करते हैं? वे स्टाइल और दूसरे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर एक हाइपोथेटिकल टाइम फ्रेम असाइन करते हैं। इसे एग्जैक्ट डेट मत समझना। यह एविडेंस बेस्ड लेकिन टेंटेटिव हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन है। अब वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग की ओर चलते हैं। इसकी एक्टिविटी वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में हुई। गुजरात इसका प्रोमिनेंट सेंटर था, जबकि सदर्न राजस्थान और वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। गुजरात के पोर्ट्स और ट्रेड रूट्स में मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और लोकल चीफ्टेंस को पावरफुल पेट्रन्स बनने में मदद की। पैट्रनेज यहाँ की वर्ड है। ट्रेड से वेल्थ और प्रोस्पेरिटी आई और वेल्दी मर्चेंट क्लास ने आर्ट को सपोर्ट किया। ये क्लास लार्जली जैन कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेड थी, इसलिए जैनिज्म से जुड़े थीम्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स को पैट्रनेज मिला और वेस्टर्न इंडियन ट्रेडिशन का एक सिग्निफिकेंट ब्रांच जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग के रूप में पहचाना गया। जैन ट्रेडिशन में शास्त्रदान का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट था। इलस्ट्रेटेड बुक्स को मॉनेस्ट्री लाइब्रेरीज यानी भंडार्स में डोनेट करना चैरिटी, राइचियसनेस और ग्रेटिट्यूड का जेस्चर माना जाता था। इससे मैन्युस्क्रिप्ट्स की कॉपिंग और इलस्ट्रेशन को सोशल तथा रिलीजियस सपोर्ट मिला। पैट्रनेज को केवल रॉयल कोर्ट तक सीमित नहीं समझना चाहिए। जैन एडिशन का सबसे वाइडली इलस्ट्रेटेड कैनोनिकल टेक्स्ट कल्पसूत्र था। इसमें 24 तीर्थंकारास के जीवन से जुड़े इवेंट्स, बर्थ से सैल्वेशन तक दिए गए। आर्टिस्ट को नैरेटिव मटेरियल मिला और उन्होंने रिलीजियस बायोग्राफी को विजुअल स्टोरी टेलिंग में बदला। यही मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग की टेक्स्ट से इमेज तक की यात्रा है। कल्पसूत्र में ब्रॉडली 5 की इंसिडेंट्स पर जोर मिलता है: कंसेप्शन, बर्थ, रिनंसिएशन, एनलाइटनमेंट एंड फर्स्ट सर्मन और सैल्वेशन। इन इंसिडेंट्स तथा उनसे जुड़े इवेंट्स ने पेंटिंग्स के लिए नैरेटिव फ्रेमवर्क दिया। एग्जाम में अगर कल्पसूत्र के थीम्स पूछे जाएं तो तीर्थंकारास के लाइफ इवेंट्स और बर्थ ऑफ महावीर को जरूर मेंशन करना। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी टेक्स्ट कलाकाचार्य कथा है। इसमें आचार्य कलाका अपनी एब्डक्टेड सिस्टर जो जैन नन है को रेस्क्यू करने के मिशन पर निकलते हैं। स्टोरी में सर्च, मैजिकल पावर्स, अलायंसेस और इविल किंग के साथ बैटल जैसे थ्रिलिंग एपिसोड्स हैं। ऐसे नैरेटिव्स पेंटिंग में मूवमेंट और मल्टीपल इंसिडेंट्स के लिए मटेरियल देते थे। उत्तराध्यायन सूत्र महावीर की टीचिंग्स और मंक्स के कोड ऑफ कॉन्डक्ट से जुड़ा है। संग्रहणी सूत्र एक कॉस्मोलॉजिकल टेक्स्ट है जिसमें यूनिवर्स की स्ट्रक्चर और स्पेस मैपिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। इससे पता चलता है कि जैन मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग में केवल बायोग्राफीज नहीं, टीचिंग्स, कॉस्मोलॉजी और दूसरे टेक्सचुअल सब्जेक्ट्स भी इलस्ट्रेटेड होते थे। जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स की फोलियो स्ट्रक्चर भी प्रैक्टिकल थी। टेक्स्ट और पेंटिंग के लिए अलग एलोकेटेड स्पेसेस हो सकते थे। पाम लीव्स नैरो और स्मॉल होती थी, इसलिए कॉम्पोजिशन को अवेलेबल स्पेस के अनुसार सिंप्लीफाई करना पड़ता था। पेजेस को फासन करने के लिए सेंटर में होल और प्रोटेक्शन के लिए वुडन कवर्स, जिन्हें पातलीस कहा जाता था, उपयोग में आते थे। अर्ली जैन पेंटिंग्स पाम लीव्स पर बनाई जाती थी। पेपर के आने से पहले लीव्स को ट्रीट किया जाता था और राइटिंग शार्प कैलिग्राफिक डिवाइस से एच की जाती। नैरो स्पेस के कारण पेंटिंग शुरू में पटलीस पर अधिक कन्फाइंड थी। पटलीस को ब्राइट कलर्स में गॉड्स, गॉडेसेस और जैन आचार्यस के इंसिडेंट से सजाया जाता था। जैन पेंटिंग की विजुअल लैंग्वेज स्कीमेटिक और सिंप्लीफाइड थी। स्पेस को सेक्शंस में डिवाइड करके अलग इंसिडेंट्स दिखाए जाते थे। ब्राइट कलर्स और टेक्सटाइल पैटर्न्स का स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाई देता है। थिन वायरी लाइंस कॉम्पोजिशन में प्रोमिनेंट रहती हैं। फेस की 3 डायमेंशनैलिटी दिखाने के लिए फर्दर आई का एडिशन भी मिलता है। जैन पेंटिंग्स में आर्किटेक्चर और लोकल लाइफ भी क्लूज देती है। सुल्तानत डोम्स और पॉइंटेड आर्चेस पॉलिटिकल प्रेजेंस का संकेत देते हैं। टेक्सटाइल कैनोपीज, वॉल हैंगिंग्स, फर्नीचर, कॉस्ट्यूम्स और यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स इंडिजिनस लाइफस्टाइल को दिखाते हैं। लैंडस्केप अक्सर सजेस्टिव रहती है, बहुत डिटेल नहीं। ये विजुअल एविडेंस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझने में मदद करता है।
लगभग 1450 तक का पीरियड जैन पेंटिंग के लिए क्रिएटिव फेज के रूप में बताया गया है। इस फेज में सीवियरली आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन से आगे बढ़कर लैंडस्केप, डांस पोजेस और म्यूजिशियंस जैसे अट्रैक्टिव डिटेल्स मार्जिन्स में आने लगे। गोल्ड और लैपिस लाजुली का प्रोफ्यूज यूज पेट्रन्स की वेल्थ और सोशल स्टेटस इंडिकेट करता है। जैन कम्युनिटी के लिए तीर्थी पटास, मंडलास और सेक्युलर नॉन कैनोनिकल स्टोरीज भी पेंटेड हुए। यानी जैन पेंटिंग को केवल वन रिलीजियस टेक्स्ट तक सीमित करना गलत होगा। रिच मर्चेंट्स और डेडिकेटेड डेवोटीज के अलावा फ्यूडल लॉर्ड्स तथा वेल्दी सिटीजन्स ने भी सेक्युलर, रिलीजियस और लिटरेरी थीम्स वाली पेंटिंग्स को पेट्रोनेज दिया। यहाँ एक मिनी रिकैप। वेस्टर्न इंडियन स्कूल को गुजरात, ट्रेड रूट्स और मर्चेंट पेट्रोनेज से जोड़ो। जैन स्कूल को जैन टेक्स्ट, शास्त्रादान, भंडार्स और कल्पसूत्रा से जोड़ो। स्टाइल के लिए ब्राइट कलर्स, टेक्सटाइल पैटर्न्स, थिन वायरी लाइंस, सिंप्लीफाइड लैंडस्केप और कभी फर्दर आए याद रखो। अब नेक्स्ट स्टाइल से कंपेयर करेंगे। लेट 15th और 16th सेंचुरीज में एक पैरेलल इंडिजिनस ट्रेडिशन भी विकसित हुई। इसमें सेक्युलर, रिलीजियस और लिटरेरी थीम्स शामिल थे। यह ट्रेडिशन राजस्थान के कोर्ट स्टाइल्स और मुगल इन्फ्लुएंस के फॉर्मल डेवलपमेंट से पहले की इंडिजिनस पेंटिंग एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। इसे प्री मुगल या प्री राजस्थानी भी कैजुअली कहा गया है। इस इंडिजिनस स्टाइल से जुड़े वर्क्स में महापुराणा, चौरपंचाशिका, आरण्यक पर्वन ऑफ द महाभारत, भागवत पुराण और गीता गोविंदा जैसे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। स्टाइलिस्टिक फीचर्स में फैब्रिक्स की ट्रांसपेरेंसी, हीरोइंस के सिर पर बलून्ड ओढ़नीज, सजेस्टिव आर्किटेक्चर और वाटर बॉडीज के लिए पर्टिकुलर हैचिंग्स दिखाई देती हैं। इन वर्क्स में होराइजन, फ्लोरा और फौना को रिप्रेजेंट करने के फॉर्मल वेज भी डेवलप हुए। बाद में ऐसे फॉर्मल एलिमेंट्स अर्ली राजस्थानी पेंटिंग्स में दिखाई दिए। ये कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। स्टाइल्स अचानक आइसोलेटेड रूप से नहीं बनते। अर्लियर इंडिजिनस विजुअल हैबिट्स आगे की पेंटिंग ट्रेडिशंस को प्रभावित कर सकती हैं। अब सल्तनत स्कूल। सेंट्रल एशिया से आए सल्तनत डायनेस्टीज के बाद पर्शियन, तुर्किक और अफगान इन्फ्लुएंसेस मेनलैंड में आए। कुछ सेंट्रल एशियन आर्टिस्ट कोर्ट्स में लोकल आर्टिस्ट के साथ काम करते थे। इस इंटरेक्शन से पर्शियन फीचर्स और इंडिजिनस पिक्टोरियल स्टाइल का इंटरमिंगलिंग हुआ। इसलिए सल्तनत स्कूल को हाइब्रिड कैरेक्टर वाला स्टाइल समझो। सोर्स इसे मोर ऑफ अ स्टाइल देन अ स्कूल भी कहता है। इसमें इंडिजिनस फीचर्स के साथ पर्शियन कलर पैलेट, फिजियोग्नोमी, सिंप्लीफाइड लैंडस्केप और डेकोरेटिव डिटेल्स मिलते हैं। इस डिस्टिंक्शन को आंसर में लिखना वैल्यूएबल है, क्योंकि यह बताता है कि लेबल के पीछे आर्टिस्टिक मिक्सचर और हिस्टोरिकल इंटरेक्शन दोनों मौजूद हैं। सल्तनत स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल निमतनामा है, जो मांडू में नासिर शाह खलजी के रेन के दौरान पेंटेड हुआ। ये बुक ऑफ डेलिकेसीज है, जिसमें रेसिपीज के साथ हंटिंग, मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स और उनके यूज की डायरेक्शंस भी हैं। इससे मैन्युस्क्रिप्ट सब्जेक्ट्स की वैरायटी भी समझ आती है। सूफी आइडियाज के अंडरटोन्स वाली स्टोरीज भी पॉपुलर हुई और लॉर्चांडा पेंटिंग्स इस जॉनर का एग्जाम्पल है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग केवल स्ट्रिक्टली रिलीजियस इमेजरी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी। लिटरेरी, प्रैक्टिकल, सेक्युलर और स्पिरिचुअल थीम्स अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पेंटेड किए गए। एक कंपैरिजन चेक। जैन पेंटिंग्स में ब्राइट कलर्स, थिन वायरी लाइंस और टेक्सटाइल पैटर्न्स याद आते हैं। सल्तनत स्टाइल में इंडिजिनस फीचर्स के साथ पर्शियन इन्फ्लुएंस, डेकोरेटिव डिटेल्स और सिंप्लीफाइड लैंडस्केप आता है। अगर तुम कंपैरिजन लिख रहे हो तो पहले कॉन्टेक्स्ट, फिर स्टाइल और अंत में एग्जाम्पल देना। अब हम फाइनल मेजर ट्रेडिशन पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग में एंटर कर रहे हैं। ईस्टर्न इंडिया के पाला पीरियड में इलस्ट्रेटेड बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स इंपॉर्टेंट थे। पाला पीरियड को इंडिया में बुद्धिस्ट आर्ट के लास्ट ग्रेट फेजेस में गिना गया है। मॉनेस्ट्रीज लर्निंग, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और आर्ट प्रोडक्शन के मेजर सेंटर्स थे। नालंदा और विक्रमशिला जैसे मोनेस्ट्रीज में बुद्धिस्ट थीम्स और वज्रायन बुद्धिस्ट डीटीज वाले मैन्युस्क्रिप्ट्स इलस्ट्रेट किए जाते थे। इन्हीं सेंटर्स में ब्रॉन्ज इमेजेस कास्ट करने की वर्कशॉप्स भी थीं। स्टूडेंट्स और पिलग्रिम्स साउथ ईस्ट एशिया से आते थे और पाला बुद्धिस्ट आर्ट के स्पेसिमेंट्स लेकर वापस जाते थे। इस मूवमेंट के कारण पाला आर्ट इंडिया से बाहर नेपाल, तिब्बत,
बर्मा, श्रीलंका और जावा जैसे रीजन्स तक डिस्पर्स्ड हुआ। यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट और ब्रॉन्ज दोनों फॉर्म्स का रोल था। इसलिए पाला स्कूल को केवल लोकल स्टाइल की तरह नहीं, बल्कि बुद्धिस्ट आर्टिस्टिक आइडियाज के वाइडर ट्रांसमिशन से भी जोड़ना चाहिए। अब स्टाइल पर ध्यान दो। जैन पेंटिंग की टर्स लाइंस के कॉन्ट्रास्ट में पाला पेंटिंग में फ्लोइंग और सिन्युअस लाइन मिलती है। कलर सबड्यूड टोन्स में होते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट आंसर में बहुत यूजफुल है। जैन ट्रेडिशन के ब्राइट कलर्स और पाला ट्रेडिशन के सबड्यूड टोन्स को बिना मिक्स किए क्लियरली लिखना। पाला पेंटिंग की लैंग्वेज बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल थीम्स के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। मोनेस्ट्रीज में पेंटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाए गए और पाम लीव्स का यूज हुआ। अस्त्र सहस्त्र का प्रज्ञा परमिता एक फाइन एग्जाम्पल है। इसे परफेक्शन ऑफ विजडम के रूप में जाना जाता है और इसमें 8000 लाइंस का टेक्स्ट बताया गया है। अस्त्र सहस्त्र का प्रज्ञा परमिता नालंदा मोनेस्ट्री से जुड़ा बुद्धिस्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट है। इसमें इलस्ट्रेशंस के साथ वुडन कवर्स भी पेंटेड थे। एग्जाम में एग्जाम्पल लिखते समय केवल नाम न लिखो। इसे पाला बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट पाम लीफ और नालंदा से कनेक्ट करो ताकि कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो जाए। पाला डायनेस्टी के कमजोर होने और मुस्लिम इन्वेडर्स के मोनेस्ट्रीज पर अटैक्स के बाद पाला आर्ट का अंत फर्स्ट हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी में हुआ। यह हिस्टोरिकल ट्रांजिशन सोर्स में ट्रेडिशन के कंक्लूजन से जुड़ा है। इसे बाकी स्टाइलिस्टिक फीचर्स से अलग फाइनल हिस्टोरिकल पॉइंट की तरह याद रखो। एक सेकंड पॉज। जैन और पाला स्कूल्स में दो डिफरेंस बताओ। पहला लाइन क्वालिटी और दूसरा कलर ट्रीटमेंट। जैन में थिन वायरी और टर्स लाइंस तथा ब्राइट कलर्स। पाला में फ्लोइंग सिन्युअस लाइंस और सबड्यूड कलर टोन्स। अब इस कंपैरिजन को अपने वर्ड्स में बोलकर देखो। अब एडजी वाला लर्निंग मोमेंट नेचुरली यूज कर सकते हो। अगर किसी एग्जैक्ट डाउट में अटक जाओ, जैसे कोलोफोन और फोलियो का डिफरेंस या जैन और पाला स्टाइल का कंपैरिजन, तो उसे सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करना यूजफुल होगा। हमारा गोल रेडीमेड लाइन रटना नहीं, अपना रीजनिंग डेवलप करना है। चलो अब लाइकली क्वेश्चन पैटर्न्स देखते हैं। क्वेश्चन मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स की डेफिनेशन और दो प्लेसेस पूछ सकता है। आंसर में पिक्टोरियल ट्रांसलेशंस ऑफ पोएटिक वर्सेस, थीमेटिक सेट्स और टेक्स्ट प्लेसमेंट लिखो। प्लेसेस के लिए वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के पाला सेंटर्स मेंशन किए जा सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को क्लियरली एक्सप्लेन करना। क्वेश्चन कॉलोफोन पेज पर हो तो डेफिनेशन प्लस इंपॉर्टेंस लिखना। ये सेट का इंपॉर्टेंट फोलियो पेज था जिसमें पेट्रन, आर्टिस्ट या स्क्राइब, कमीशन अथवा कंप्लीशन की डेट, प्लेस और रिलेटेड डिटेल्स मिल सकती थी। मिसिंग कोलोफोन के कारण एट्रीब्यूशन और क्रोनोलॉजी डिफिकल्ट हुई। यही लॉजिकल सीक्वेंस आंसर को कंप्लीट बनाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो 3 लेयर्स रखो। पहली, वे लिटरेचर और विजुअल आर्ट को जोड़ती है। दूसरी, वे पैटर्नेज, मूवमेंट और रीजनल एक्सचेंज का एविडेंस देती हैं। तीसरी, वे कल्चरल नैरेटिव्स प्रिजर्व करती हैं और इंडिया के पास्ट को समझने की विंडो बनती है। कॉमन मिस्टेक ये है कि मिनिएचर पेंटिंग को वॉल म्यूरल समझ लिया जाए। दूसरा मिस्टेक है कि मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन में टेक्स्ट की भूमिका भूल जाएं। तीसरा मिस्टेक है कि अनडेटेड पेंटिंग को एग्जैक्ट डेट दे दी जाए। सेफ वर्डिंग रखो, हाइपोथेटिकल टाइम फ्रेम, स्टाइल और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर। रैपिड रिकॉल राउंड। चित्रसूत्र किस टेक्स्ट का हिस्सा है? प्रतिमा लक्षणा किससे संबंधित है? मैन्युस्क्रिप्ट फोलियोज कहाँ स्टोर किए जाते थे? जैन ट्रेडिशन का वाइडली इलस्ट्रेटेड टेक्स्ट कौन सा था? पाला आर्ट के 2 मेजर मिनिस्ट्री सेंटर्स कौन से थे? हर आंसर को अलाउड बोलो, फिर अपने नोटबुक में कीवर्ड्स लिखो। आंसर्स चेक करते हैं। चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तरा पुराण के 3rd खंडा में है। प्रतिमा लक्षणा इमेज मेकिंग कैनन्स हैं। फोलियोस क्लॉथ बंडल्स में किंग या पैट्रन की लाइब्रेरी में रखे जाते थे। कल्पसूत्र जैन ट्रेडिशन का मेजर इलस्ट्रेटेड टेक्स्ट है। नालंदा और विक्रमशिला पाला बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। एक 5 मार्क आंसर का फ्रेम सोचो। पहले मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग डिफाइन करो, फिर चित्रसूत्र और कैनन्स का कॉन्टेक्स्ट दो। उसके बाद थीमेटिक सेट्स, टेक्स्ट प्लेसमेंट और कोलोफॉन समझाओ। अंत में वेस्टर्न इंडियन, जैन और पाला ट्रेडिशंस के एग्जाम्पल्स तथा स्टाइल्स कंपेयर करो।
कंक्लूजन में आर्ट और हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग का कनेक्शन लिखो। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। इस चैप्टर का डीपेस्ट आइडिया ये है कि पेंटिंग्स को मेरे पिक्चर्स की तरह नहीं देखना चाहिए। वे पोएटिक टेक्स्ट को विजुअल फॉर्म देती हैं, पेट्रन्स और कम्युनिटीज की वैल्यूज दिखाती हैं और अलग रीजन्स में कल्चरल नैरेटिव्स के मूवमेंट को रिकॉर्ड करती हैं। इसलिए आर्ट हिस्ट्री यहाँ लिटरेचर और सोसाइटी दोनों से जुड़ती है। आज का फाइनल चैलेंज ये है, बिना नोट्स देखे मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन, मिनिएचर पेंटिंग, कॉलोफॉन पेज, जैन स्कूल और पाला स्कूल की एक एक डिफाइनिंग लाइन बोलो। कॉमन मिस्टेक याद रखना, मिनिएचर पेंटिंग्स वॉल्स के लिए नहीं, क्लोज हैंड हेल्ड व्यूइंग के लिए थी। अब नोटबुक में एक कंपैरिजन चार्ट बनाओ और चाहो तो एडजी पर इसी चैप्टर का एक्टिव रिकॉल चैलेंज करके अपनी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करो।